भाई जरा सोच, जब दिल टूटता है तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, तेरे अंदर की दुनिया भी बिखर जाती है। जिस इंसान पर तूने भरोसा किया, जिसके लिए तूने सपने सजाए, वो जब चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे तेरी जिंदगी की जमीन खिसक गई हो। उस पल तू सच में टूट चुका होता है, मगर दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, इंस्टा पर ऐसी स्टोरीज डालता है कि सामने वाला सोचे, देख इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिम में एक्स्ट्रा सेट मारता है, नींद में आंसू पी जाता है ताकि दुनिया तुझे कमजोर न समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि तू अंदर से चीख रहा है, तेरी रगों में दर्द बह रहा है। यही है वो जगह जहां दिमाग एक दीवार खड़ी कर देता है। नाम है ईगो। ईगो शुरू में तेरी ढाल बनती है, जैसे जंग में सैनिक को बचाने वाली ढाल। वो तुझे थोड़े समय के लिए संभालती है, तुझे बाहर मजबूत दिखाती है, लेकिन यही ईगो धीरे धीरे तेरी जेल बन जाती है। तू हंसना चाहता है पर ईगो कहती है मत हंस, वरना वो सोचेगा तू ठीक है। तू बात करना चाहता है पर ईगो रोक देती है, मत बोल वरना लगेगा तू अब भी उसे चाहता है। भाई असलियत यह है कि ईगो तेरी मदद नहीं कर रही, वो तुझे अंदर से और कैद कर रही है। और आज इस वीडियो में मैं तुझे यही रॉ सच बताने वाला हूं। दिल टूटने के बाद ईगो क्यों बनता है, और साथ ही वो रास्ते दिखाऊंगा जिनसे तू इस दीवार को पिघला सके, ताकि तू सच में हील कर पाए और फिर से वो इंसान बन पाए जो असली, सच्चा और खुला था। पॉइंट 1, ईगो इमोशनल आर्मोर। जब दिल टूटता है तो तेरा दिमाग तूफान की तरह घबराता है। वो जानता है कि अगर इस दर्द को सीधा झेल लिया तो तू बिखर जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो तेरी आत्मा उठाती है वो है ईगो। ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिफ्लेक्स है। जैसे कोई सैनिक युद्ध में ढाल उठाता है या कोई क्रिकेटर हेलमेट पहनता है ताकि गेंद उसकी जान न ले ले, वैसे ही तू अपनी आत्मा पर ईगो की ढाल चढ़ा लेता है। बाहर से तो ठंडा, डिस्टेंट और कड़क बनकर घूमता है। दोस्त कहते हैं भाई तू बदल गया। हकीकत ये नहीं कि तू बदल गया, बल्कि दर्द ने तुझे बदल डाला। और ईगो वही कवच है जिससे तू टूटे हुए दिल की चुभन से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रख, ढाल सिर्फ लड़ाई में बचाती है, जीने के लिए नहीं। ईगो भी शुरू में तुझे थाम लेती है, मगर अगर तू उसी में कैद हो गया तो ये आर्मोर धीरे धीरे तेरी जेल बन जाएगी। और यही वो जगह है जहां तुझे खुद से सवाल करना होगा। अगली बार जब तू किसी को जरूरत से ज्यादा इग्नोर करे तो रुक, अपनी छाती पर हाथ रख और धीरे से पूछ, क्या मैं सच में मजबूत हूं या बस इस ईगो की आड़ में अपने दर्द को छुपा रहा हूं। पॉइंट 2, इग्नोर गेम फेक पावर। भाई ये सीन तो हर कैफे की चायकपो में सुनने को मिलता है। उसने कॉल नहीं उठाया, मैंने भी इग्नोर कर दिया। वो अपनी स्टोरी डाल रही थी, मैंने पलटकर नहीं देखा। बाहर से देखने वालों को यह लगता है जैसे तू पावर प्ले कर रहा है, जैसे तेरा कोई बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन सच क्या है? वही लड़का रात को उसके इंस्टा अकाउंट पर जाकर चुपचाप उसकी हर स्टोरी चेक कर रहा होता है। दिन में ईगो का मुखौटा, रात में दिल का दर्द। यही है इग्नो गेम, एक झूठा नशा, एक नकली ताकत। मनोविज्ञान कहता है कि ये इग्नोर गेम दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब किसी से सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो दिमाग ईगो को आगे कर देता है और दूरी बनाने का बहाना करता है। ईगो विस्पर करता है, अगर तू रिस्पॉन्स देगा तो वल्नरेबिलिटी दिख जाएगी, मत बोल, चुप रह, साइलेंस ही सुरक्षित है। और इसी चुप्पी में पैदा होती है एक इल्यूजन, कंट्रोल का भ्रम। तू सोचता है कि तू कंट्रोल में है, जबकि सच ये है कि कंट्रोल तो तू खो चुका है। साइलेंस अब तेरी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि तेरा हथियार बन जाती है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक। सामने वाला सोचता रहता है, मैंने क्या किया, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, और तेरा ईगो उसी डाउट पर पलता रहता है। लेकिन भाई, असली सच्चाई यह है कि ये सब बस एक मास्क है, ईगो का मुखौटा, जिसके पीछे दबा है दर्द, जलन और रिग्रेट।
तू बाहर से कूल दिखता है, लेकिन भीतर से तू हर रोज जल रहा है। तो अब वक्त है इस मास्क को उतारने का। अगली बार जब तू खुद को इग्नोर गेम खेलते हुए पकड़े तो रुक और काम टोन में सीधा बात कर। अगर सामने वाला तुझे हर्ट करता है तो सीधे कह दे, मुझे तकलीफ हुई उस दिन जब तुमने रिप्लाई नहीं किया। या फिर बोल दे, मुझे लगता है हमें इस पर बात करनी चाहिए। साइलेंस से कुछ हल नहीं निकलेगा। ऐसा करने से तू ईगो की दीवार तोड़ेगा और रिश्तों में रिस्पेक्ट से संवाद करना सीखेगा। और भाई, यहीं से असली ताकत शुरू होती है। पॉइंट 3, व्हाट्सएप ब्लू टिक सिंड्रोम। जरा सोच, तूने किसी को दिल से एक लंबा मैसेज लिखा, थोड़ी देर बाद नीला टिक आ गया पर रिप्लाई नहीं आया, और उसी पल तेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, ये मुझे इग्नोर कर रही है, ठीक है अब मैं भी दिखाऊंगा। यही से शुरू होता है वो कोल्ड वॉर वाला ईगो जो फुसफुसाता है, चलो अब मैं भी साइलेंस कर दूंगा। पर सच क्या है, सामने वाला कब रिप्लाई करेगा भी या नहीं, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। पर हां, तू कैसे रिएक्ट करेगा वो हमेशा तेरे कंट्रोल में है। और यही फर्क है पावर इल्यूजन और असली ताकत के बीच। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई मैसेज पढ़ लिया जाए और जवाब ना आए तो इंसान के भीतर एक अजीब टेंशन पैदा होती है। इसे कहते हैं रीड बट नॉट रिप्लाइड सिंड्रोम। स्टडीज ये भी दिखाती है कि रीड रिसीट्स हमें रिजेक्शन जैसा फील कराते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने ये अजम्पशन बना लिया है, अगर उसने पढ़ लिया तो जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब न मिला तो ऑटोमेटिकली वर्स्ट के सिनारियो दिमाग में चलने लगता है। वो मुझे इग्नोर कर रही है, वो जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई ये भी हो सकती है कि सामने वाला व्यस्त हो, सोच रहा हो, या बस डिस्ट्रैक्टेड हो। मतलब उसकी साइलेंस का मतलब हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। असली दिक्कत हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम मान लेते हैं कि रीड का मतलब इमीडिएट रिप्लाई है, और यही एक्सपेक्टेशन हमारी शांति छीन लेती है। तो भाई, अब असली काम तेरे हाथ में है। अगली बार जब रिप्लाई ना आए तो बस मैसेज भेज और भूल जा। फोन को एक तरफ रख दे और अपने दिल से बोल, कंट्रोल मेरे हाथ में है, उसके नहीं। उस नीले टिक को बार बार मत घूर, नहीं उसका मीनिंग बनावना कर खुद को टॉर्चर कर। क्योंकि याद रख, सामने वाले का रिप्लाई तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरी रिएक्शन हमेशा तेरे कंट्रोल में है। और यही रिएक्शन कंट्रोल करना तेरी सबसे बड़ी ताकत है। पॉइंट 4, जिम गेन्स इमोशनल हीलिंग। दिल टूटने के बाद लड़कों का एक कॉमन रास्ता होता है, सीधे जिम की तरफ दौड़ पड़ना। ख्याल आता है अगर बॉडी बना लूं, 6 पैक एब्स दिखाऊं तो दुनिया देखेगी कि मैं बदल गया हूं, और उसे भी लगेगा कि मैंने कमबैक कर लिया है। सच ये है कि वर्कआउट करना गलत नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जिम तेरे दर्द को छुपाने का सिर्फ एक मुखौटा बन जाए तो तेरे मसल्स तो मजबूत होंगे, लेकिन तेरे दिल का खालीपन वही का वही रहेगा। साइंस यही बताती है कि इमोशनल हीलिंग सिर्फ बॉडी से नहीं आती। जर्नलिंग और एक्सप्रेसिव राइटिंग पर हुई स्टडीज ने बार बार साबित किया है कि जब इंसान अपने दर्द, डर और उलझनों को लिखता है तो न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है। जर्नलिंग दिमाग को क्लैरिटी देती है, एंजाइटी कम करती है और अनप्रोसेस्ड इमोशंस को बाहर निकालने का रास्ता बनाती है। रिसर्चर्स ने पाया है कि सिर्फ 15-20 मिनट रोज लिखना लंबे समय में लाइफ सैटिस्फैक्शन और हेल्थ आउटकम्स दोनों को बेहतर कर देता है। मतलब साफ है, मसल्स तेरी ताकत का एक हिस्सा है, लेकिन असली ताकत तेरी भावनात्मक क्लैरिटी है। अगर तू सिर्फ आयरन पंप करेगा और अपने इमोशंस दबा देगा तो ईगो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पर अगर तू साथ में लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो तू धीरे धीरे अपने दर्द को रिलीज करेगा। तो भाई, जिम जाना जरूरी है, अपने शरीर को मजबूत बनाना भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि तू रोज 10-15 मिनट निकाले और अपनी भावनाएं कागज पर उतारे। लिख कि आज तू क्या महसूस कर रहा है, लिख कि तेरा ईगो कब ट्रिगर हुआ, लिख कि तू सच में आगे क्या चाहता है। याद रख,
बॉडी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन तेरे शब्द और तेरे इमोशंस तेरे अंदर की हीलिंग के लिए है। मसल पंप करना सोल्यूशन नहीं है। एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन ही वो रास्ता है जो ईगो को सॉफ्टन करता है और तुझे सच में आजाद बनाता है। पॉइंट 5, स्टोइक रूल, रिएक्शन कंट्रोल। भाई सुन, स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बात कही थी जिसने सदियों तक इंसानों को संभाला है। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। इसका मतलब साफ है, तेरे साथ क्या हुआ वो तेरे बस में नहीं है, पर तू उस घटना पर कैसे जवाब देगा वो हमेशा तेरे कंट्रोल में है। ब्रेकअप भी एक इवेंट है, तू उसे मिटा नहीं सकता, रिवाइंड नहीं कर सकता, लेकिन उस इवेंट के बाद तू जो बोलेगा, जो करेगा, वो रिएक्शन तेरा अपना चुनाव है और वही चुनाव तय करेगा कि तू और गिरता जाएगा या ऊपर उठेगा। जैसे कॉलेज का एग्जाम्पल ले ले। 2 लड़के हैं, दोनों एग्जाम में फेल हो गए। पहला टूट गया, खुद को विक्टिम कहता है, हार मान लेता है। दूसरा उसी फेलियर को फ्यूल बना लेता है, ज्यादा मेहनत करता है, डिसिप्लिन बढ़ाता है और अगले साल पेपर टॉप करता है। इवेंट दोनों के लिए सेम था, पर रिएक्शन अलग थी और रिएक्शन ने दोनों की जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। तेरे ब्रेकअप में भी यही फॉर्मूला काम करेगा। इवेंट फिक्स है, दिल टूट गया, अब आगे का खेल सिर्फ इस बात पर है कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। ईगो चुनता है साइलेंस, मास्क और दिखावा, लेकिन असली ताकत यह है कि तू अपनी रिएक्शन को सचेत रूप से चुने। और इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, स्टॉप द सेस। जब भी गुस्सा, हर्ट या जेलसी ट्रिगर हो तो रुक जा, तुरंत जवाब मत दे, इंपल्सिव मत बन। 10 सेकंड तक गहरी सांस ले, अपना दिमाग सेटल होने दे, फिर कामली डिसाइड कर कि बोलना भी है या नहीं, और अगर बोलना है तो किस टोन में। इस छोटे से पॉज में जादू है। ये पॉज ही तेरी ईगो और तेरी क्लैरिटी के बीच की दीवार तोड़ देता है और वहीं से तू इमोशनल पॉइजन को दवा में बदलना सीखता है। पॉइंट 6, 90 सेकंड इमोशनल वेव। भाई ये वो ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सच मान, अगर तू इसे समझ गया तो गेम बदल जाएगा। न्यूरोसाइंस बताती है कि कोई भी इंटेंस इमोशन, चाहे गुस्सा हो, दर्द हो, रिजेक्शन हो या जेलसी, हमारे शरीर में केमिकल सर्ज के रूप में आता है और ये सर्ज, ये तूफान अपने आप लगभग 90 सेकंड तक ही सक्रिय रहता है। उसके बाद धीरे धीरे फेड होने लगता है। मतलब वो दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, सीने का टाइट होना, हाथ कांपना, सांस तेज हो जाना, ये सब शरीर का न्यूरोकेमिकल स्टॉर्म है और 90 सेकंड के बाद इसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम उस 90 सेकंड को सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे ही लहर उठती है, हम तुरंत कुछ रिएक्ट कर देते हैं। फोन उठाकर इंपल्सिव मैसेज भेजते हैं, सामने वाले का स्टेटस चेक करते हैं या दिमाग में बार बार वही घटना रीप्ले करने लगते हैं। और यही गलती होती है। वो इमोशन जो नेचुरली खत्म हो सकता था, वो बार बार रीफ्रेश हो जाता है और हर बार वो ईगो को और ज्यादा फ्यूल देता है। तो भाई सॉल्यूशन सीधा है, जब भी अंदर तूफान उठे बस खुद को 90 सेकंड दो। घड़ी या स्टॉप वॉच लगा ले या अपने आप से कह, अब मैं सिर्फ 90 सेकंड ऑब्जर्व करूंगा। बस चुपचाप ध्यान दे कि बॉडी में क्या हो रहा है, तेरी हार्ट बीट कैसी है, छाती कैसी लग रही है, सांस कहां अटक रही है। और इस दौरान कुछ मत कर, न कोई मैसेज भेज, न इंपल्सिव जवाब दे, न रिएक्शन दे, बस फील कर और ऑब्जर्व कर और देख, 90 सेकंड गुजरते ही वही तूफान अपने आप शांत होने लगेगा। यही है न्यूरोसाइंस का कमाल। ईगो को फ्यूल नहीं मिलेगा क्योंकि तूने रिएक्शन लूप को फीड करना बंद कर दिया। और यहीं से तू सीख जाएगा कि हर तूफान, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुछ ही देर में थम ही जाता है अगर तू उसे बस गुजरने दे। पॉइंट 7, बॉक्स ब्रीदिंग ईगो सॉफ्टनर। सोच जरा, जब तू क्रिकेट ग्राउंड पर बैटिंग करने उतरता है और सामने फास्ट बॉलर खड़ा होता है, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि सांस तेज हो जाती है,
दिमाग ब्लर होने लगता है और बॉडी बेवजह ओवर रिएक्ट करने लगती है। दिल टूटने के बाद भी यही होता है। ईगो तुझे हाइपर बना देता है, छोटी सी बात पर भी तीर चला देता है। यहीं पर काम आती है बॉक्स ब्रीदिंग, एक सिंपल लेकिन ताकतवर ब्रीदिंग टेक्निक जिसे नेवी सील्स, स्ट्रेस एक्सपर्ट्स और परफॉर्मेंस कोचेस तक यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला एकदम साफ है। सांस को चौकोर पैटर्न में चलाना, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड और फिर इस साइकिल को रिपीट करते जाना। स्टडीज बताती है कि बॉक्स ब्रीदिंग हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी रेस्ट डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट कर देती है। ये ब्रीदिंग टेक्निक दिमाग को ओवरथिंकिंग से खींचकर प्रेजेंट में ले आती है। ईगो को वो मौका ही नहीं देती कि तू बार बार उन्हीं दर्दनाक लूप्स में फंस जाए। धीरे धीरे तेरी बॉडी और ब्रेन का मोड में शिफ्ट होने लगते हैं। तो भाई, अब एक्शन भी साफ है। रोज कम से कम 5 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले ये सबसे असरदार रहती है। सीधे बैठ जा, पीठ सीधी रख, आंखें बंद कर, 4 सेकंड गहरी सांस भर, 4 सेकंड रोक, 4 सेकंड बाहर छोड़ और फिर 4 सेकंड होल्ड कर। शुरू में 3-4 साइकिल से कर, फिर धीरे धीरे बढ़ा ले। तू देखेगा ईगो की आंख खुद ब खुद ठंडी होने लगेगी, दिमाग में क्लैरिटी आएगी, रैशनैलिटी वापस लौटेगी और दिल धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेगा। यही है वो सांस की ताकत जो तुझे सिर्फ जिंदा नहीं रखती बल्कि सच में हील भी करती है। पॉइंट 8, रेन पद्धति, ईगो को पिघलाने का उपाय। अक्सर जब हमें चोट लगती है तो हम सबसे पहले अपने ही भावनाओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। दिल कहता है कि दर्द है, लेकिन दिमाग कहता है मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मैं कमजोर दिख रहा हूं। यही आंतरिक संघर्ष ईगो की दीवार को और मजबूत कर देता है। असली राहत तब आती है जब हम अपने दर्द को मान लेते हैं और उसे सहजता से बहने देते हैं। इसीलिए ध्यान की दुनिया में एक पद्धति है, रेन। ये 4 सरल चरणों में हमें अपने अहंकार को पिघलाने का रास्ता दिखाती है। पहला कदम, रिकॉग्नाइज, पहचानना। खुद से ईमानदारी से स्वीकार करो कि हां, मैं दुखी हूं, हां, मुझे चोट पहुंची है। भावनाओं को नाम देने से उनका बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा कदम, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। मान लो कि यह बिल्कुल सामान्य है, इंसान भावनाओं के बिना नहीं जी सकता। दिल टूटेगा तो पीड़ा होगी ही। तीसरा कदम, इन्वेस्टिगेट, जांच करना। जरा भीतर झांको और समझो कि यह दर्द किस कारण से जागा। क्या किसी का शब्द था, कोई नजरअंदाज करना था, या फिर तेरे भीतर का कोई डर? चौथा कदम, नर्चर, पालन पोषण करना। और अंत में अपने ही भीतर उस दोस्त की तरह बनो जो तुझे दिलासा देता है। अपने आप से कोमलता से पेश आओ, खुद को सहारा दो। रेन की यही 4 सीढ़ियां उस कठोर अहंकार को धीरे धीरे पिघलाती है। ईगो कहेगा कि मजबूत बन, महसूस मत कर, पर रेन सिखाता है महसूस करो, समझो और फिर शांति से मुक्त हो जाओ। इसे अपनाने का आसान तरीका है, रोज रात 5 मिनट का रेन डायरी नोट लिखना। लिखो कि आज किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुमने कैसी प्रतिक्रिया दी और अगली बार इसे बेहतर तरीके से कैसे संभाला जा सकता है। जब शब्दों के जरिए तू अपनी भावनाओं को देखता है तो ईगो की जगह स्पष्टता और अपनापन भरने लगता है। याद रख, ईगो तुझे बांधता है, लेकिन सजगता तुझे आजाद करती है। और यही सजगता रेन के जरिए तेरे जीवन में लौट कर आती है। पॉइंट 9, अहंकार बनाम आत्मसम्मान। भाई, बहुत से लड़के इस बात पर उलझ जाते हैं, क्या मैं अपनी ईगो दिखा रहा हूं या सच में सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहा हूं? इसका फर्क अब बहुत साफ है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अहंकार कहेगा उसने मुझे अनदेखा किया, अब मैं भी उसे अनदेखा करूंगा। यह भीतर से हॉलो करने वाली प्रतिक्रिया है जो केवल बदले की आग पर टिकी होती है। वही आत्मसम्मान कहेगा अगर सामने वाला इंसान
मेरे लिए हानिकारक है या बार बार मेरी अवहेलना कर रहा है, तो मैं शांतिपूर्वक दूरी बना लूंगा। ये प्रतिक्रिया तेरे भीतर स्थिरता और शक्ति भरती है। किसी कैफे का दृश्य सोच ले। एक लड़का अगर बार बार शो ऑफ करता रहे, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करे, तो वो ईगो है। लेकिन वही लड़का अगर शांति से अपने काम पर ध्यान दे, बिना साबित किए अपनी वैल्यू दिखाए, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो तुझे खोखला कर देगा, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे और जमीन से जुड़ा और भीतर से मजबूत बना देगा। तो हर बार जब तू कोई कदम उठाने वाला हो, खुद से एक सवाल कर, क्या ये कदम मेरी तरक्की के लिए है या सिर्फ बदले के लिए? अगर जवाब बदला है तो ये अहंकार है, और अगर जवाब ग्रोथ है तो वही आत्मसम्मान है। पॉइंट 10, 7 दिन का रीसेट प्लान। भाई, अगर तू सच में चाहता है कि ये ईगो की दीवार पिघलनी शुरू हो जाए, तो इसे किसी बड़े पहाड़ की तरह मत देख। इसे छोटे छोटे 7 कदमों में बांट दे। यह है तेरा 7 दिन का रीसेट प्लान। एक हफ्ता जो तुझे भीतर से हल्का और आजाद करना शुरू कर देगा। पहला दिन, स्टॉप 10S का अभ्यास कर। जब भी गुस्सा या चोट लगे, बस 10 सेकंड ठहर, सांस ले और तभी जवाब दे। दूसरा दिन, 90 सेकंड की भावनात्मक लहर को महसूस कर। कुछ मत कर, बस ऑब्जर्व कर और देख कि कैसे तूफान अपने आप थमता है। तीसरा दिन, बॉक्स ब्रीदिंग कर। रोज कम से कम 10 मिनट, 4 सेकंड सांस भीतर, 4 सेकंड रोक, 4 सेकंड बाहर, 4 सेकंड रोक। धीरे धीरे दिमाग सेटल होगा। चौथा दिन, रेन जर्नलिंग लिख। पहचान, स्वीकार, जांच और नर्चर हर भावना को कागज पर उतार। 5वां दिन, सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर। सीधे बोलना सीख। हाँ, मुझे दुख हुआ। ये वल्नरेबिलिटी तुझे असली ताकत देगा। 6ठा दिन, डिजिटल डिटॉक्स ले। 24 घंटे बिना इंस्टा और व्हाट्सएप। ईगो को फ्यूल मिलने का सबसे बड़ा जरिया यही है। 7वां दिन, किसी करीबी दोस्त या मेंटोर से खुलकर ईमानदारी से बात कर। अपनी भावनाएं बांट और महसूस कर कि तेरा बोझ आधा हो गया है। बस 7 दिन भाई, इतना ही चाहिए ईगो की दीवार को नरम करने के लिए। तू देखेगा, तेरे अंदर का खालीपन हल्का होने लगेगा, सांस गहरी लगेगी और दिल फिर से खुलने लगेगा। ईगो मेल्ट होगा और तू अपनी असली पहचान के और करीब आ जाएगा।